हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि बिल्डिंग में ऐसे कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल रीजन के कारण होते हैं, और ऐसे कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं जो कि नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं, जो कि जिसको हम बोलते हैं संरचनात्मक तथा असंरचनात्मक। आपका स्ट्रक्चरल जो होता है वो संरचनात्मक होता है, असंरचनात्मक जो होता है वो स्ट्रक्चरल नहीं होता है। ठीक है, तो ये इन दो डिफेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि संरचनात्मक डिफेक्ट के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको छोटे छोटे कई सारी चीज़ों के बारे में बता दिया था, क्रैक्स के बारे में बता दिया था, क्रैक्स रिपेयर टेक्निक के बारे में बता दिया था। उसके बाद आपको मैंने करोजन बता दिया था। ठीक है, करोजन में भी मैंने आपको दो पार्ट बताया था कैसे कैसे करोजन होता है। तो आज इस चीज़ की स्टडी करते हैं फिर। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि कंक्रीट जो है हमारा क्या है, कंक्रीट एक बहुत वर्सेटाइल मटेरियल है। ठीक है, वर्सेटाइल मटेरियल है, और ये जो हमारा कंक्रीट है इसको हम कहीं पे भी कास्ट कर सकते हैं, फील्ड में भी कास्ट कर सकते हैं, और अपने घर में भी ला के कास्ट कर सकते हैं, या फिर किसी फैक्ट्री में कास्ट कर सकते हैं। अब इसकी जब कास्टिंग की जाती है तो भी कई सारी प्रकार की कास्टिंग होती है। इसको हम सिंपल वे में भी कास्ट कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं तो इसको रिइंफोर्समेंट बार्स लगा के भी इसकी कास्टिंग कर सकते हैं। और अगर हम बार्स का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी दो टाइप आ जाता है, प्री टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग। कई सारी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए, ये फिर वही अगला बात कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट कैन आल्सो बी प्री कास्ट एंड प्री स्ट्रेस इन ऑर्डर टू अचीव द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। अगर मुझे क्या करना है कि अगर मुझे फिक्स डायमेंशन में या फिक्स लिमिटेड चीज़ों में ही मुझे अच्छी खासी स्ट्रेंथ को अचीव करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्री कास्ट मेथड जो होता है या प्री टेंशन मेथड होता है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। अब मेन बात है प्री कास्ट या प्री टेंशन मेथड क्या है, तो सिंपल एक लाइन में जान लीजिए। प्री कास्ट या प्री टेंशन का मतलब ये है कि उसको कास्ट करने से पहले उसमें टेंशन दे दिया गया, उसमें हम एक बार डाल देते हैं, उस बार को हम टेंडन बोलते हैं, TENDON, टेंडन। उस टेंडन को क्या करते हैं, हम पहले से ही उसको स्ट्रेच कर देते हैं, स्ट्रेच करके और मटेरियल को क्या करते हैं, कास्ट कर देते हैं। और जब अच्छे से सूख जाता है वो 5 से 6 दिन बाद, तो उसको क्या कर देते हैं, हम ओपन कर देते हैं। और जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारा जो टेंजाइल होता है या फिर जो हमारा स्ट्रेस होता है कर लेता है और पूरा का पूरा स्ट्रेच हो जाता है उसके कारण। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उसको पहले ही टेंशन दे दिया गया, वो पहले से ही टेंशन में आ गया, पहले से ही वो स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर ले लिया है, तो उसी को हम बोलते हैं प्री स्ट्रेस। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है, इन ऑर्डर टू अचीव द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ देयर इज नीड अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स बिहेवियर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट दैट आर मेकिंग द कंक्रीट। ये भी अगला पॉइंट क्या है, कंक्रीट को बनाने के लिए देखिए भाई क्या है, कंक्रीट को अगर आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना है या फिर कोई एक रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना है, तो उसको प्रॉपर हमको उसी मटेरियल्स में बनाना होगा जो मटेरियल उसके लिए उपयुक्त हो। ठीक है, उसके लिए जो भी मटेरियल अप्रोप्रिएट है हम उन्हीं का प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है, ठीक है, इसमें हम नेग्लिजेंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार से हम नेग्लिजेंस करेंगे इसमें, तो हमारा इसका जो प्लेसमेंट है जहाँ मतलब रख रहे हैं, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर हम जो प्री स्ट्रेस लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, उतने अच्छे ढंग से नहीं आएंगी जितने अच्छे ढंग से आनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का भी हम काफ़ी अच्छे से हमको ख्याल रखना चाहिए। अब अगला हमारा आता है काजेस फॉर डिफेक्ट इन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ऐसे कौन कौन से काज होते हैं जिनकी वजह से डिफेक्ट होता है। सबसे पहला रीजन क्या आता है, स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी रिजल्टिंग फ्रॉम एरर इन डिज़ाइन, लोडिंग क्राइटेरिया, अनएक्सपेक्टेड ओवरलोडिंग। पहला क्या है, देखिए स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी। स्ट्रक्चर जो है आपका वो इफिशियंट नहीं है। इफिशियंट मतलब, इफिशियंट करने का सेंस क्या है, जितना पर्याप्त आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए किसी चीज़ के लिए वो उतना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, आपके डिज़ाइन में एरर है, जिसको हम डिज़ाइन फ्लॉ बोलते हैं। ठीक है ना, आपके डिज़ाइन में किसी न किसी प्रकार से का एरर है और आपका जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर नहीं है, सही से नहीं किया गया है, या उसको सही कॉम्बिनेशन में यूज नहीं किया गया है। ठीक है, आपका अगला आता है अनएक्सपेक्टेड ओवरलोडिंग। अनएक्सपेक्टेड ओवरलोडिंग का मतलब
ओवरलोडिंग की भी एक लिमिट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ 5 लोग के लिए बना है तो हम उसमें 50 लोग को ला के रख दें, ठीक है। उसका भी एक फिक्स होता है कि अगर हम कोई घर 2000 टन न्यूटन के लिए बना रहे हैं, 2000 न्यूटन टन के लिए बना रहे हैं, या फिर 3000 टन के लिए बना रहे हैं, जो भी आप समझें, तो वो उतना ही हो। अगर उसी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी ज़्यादा अगर हम उस पर लोड लगाएंगे तो किसी न किसी प्रकार से वो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसी के बारे में बता रही हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है डिफिशियंसी, स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी ड्यू टू कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट। देखिए कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट, कंस्ट्रक्शन जैसे कि हो रहा है, सारी मटेरियल सही है, सब कुछ सही है, कंस्ट्रक्शन आपका चल रहा है। अब कंस्ट्रक्शन के टाइम में भी बहुत ऐसे प्रकार के डिफेक्ट होते हैं जो कि हो सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट की वजह से भी क्या होता है, आपके बिल्डिंग को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी आ जाती है, कहीं ना कहीं आपका बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डैमेज ड्यू टू फायर, फ्लड, अर्थक्वेक एंड साइक्लोन। देखिए आपके बिल्डिंग में क्या है, डैमेजेस जो होते हैं वो भी आपके बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पहला भी आपका मैन मेड डैमेज होता है और दूसरा नेचुरल डैमेज होता है। नेचुरल डैमेज आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मैन मेड को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे कि हम फायर का नाम लें तो फायर क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। नेचुरल तरीके से भी फायर हो सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर है बिल्डिंग में। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन इफेक्ट की वजह से तो हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं फ्लड। फ्लड क्या है, नेचुरल है। अर्थक्वेक भी नेचुरल है एंड साइक्लोन भी नेचुरल है। ये तीनों की तीनों चीज़ें नेचुरल हैं, जो कि हमारे बिल्कुल उसमें बस में नहीं है कि इस चीज़ को हम रोक दें। नेक्स्ट आपका डैमेज आता है डैमेज ड्यू टू केमिकल अटैक। आपके बिल्डिंग में बहुत सारे तरह के क्या होते हैं, केमिकल्स अटैक हो जाते हैं। जैसे सल्फेट अटैक हो गया, क्लोराइडेशन हो गया, क्लोराइड्स का ज़्यादा आना हो गया, कार्बोनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी अटैक होते हैं। वो इस तरह होते हैं कि आपके आपके जो सीमेंट है, सीमेंट में बहुत सारे केमिकल्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ठीक है। और हमारे वहाँ जो एटमॉस्फियर है उसमें मॉइस्चर होते हैं, तो मॉइस्चर से रिएक्शन करके इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अगला हमारा आता है डैमेज ड्यू टू मरीन इन्वायरमेंट। मरीन इन्वायरमेंट की वजह से भी बिल्डिंग का डैमेज हो जाता है। मरीन इन्वायरमेंट मतलब कहने का सेंस क्या है, आप देखते हैं अक्सर नदियों के बगल में घर बनाए जाते हैं या समुद्रों के अगल बगल जो घर बनाए जाते हैं। मरीन सेंस ये है कि जहाँ पे पानी की मात्रा हो, जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, ठीक है, किसी पानी वाले जगह पे। तो मरीन इन्वायरमेंट की वजह से भी हमारा डैमेज क्या हो जाता है, ड्यू टू हाई वाटर एरिया की वजह से वो डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका डैमेज ड्यू टू एब्रेशन ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल, ठीक है। अब ग्रेनुलर कहने का सेंस क्या है, ग्रेनुलर कहने का सेंस क्या है, जो भी बेड से हमारा एग्रीगेट्स हो गया या फिर कुछ भी हो गया, वो ग्रेनुलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो हमेशा एंगुलर होना चाहिए, वो किसी एक एंगल में होना चाहिए, ठीक है। वो हमेशा किसी एक एंगल पे होना चाहिए और वो इलोंगेटेड होना चाहिए। अब ग्रेनुलर मटेरियल की वजह से क्या होता है, अब जैसे कि जानते हैं दो मटेरियल के बीचों में क्या होता है, एब्रेशन लगता है, अपघर्षण। उन अपघर्षण की वजह से मटेरियल की जो ऊपर वाली परत होती है वो चूने के फॉर्म में निकल जाती हैं। तो मटेरियल्स के बीच में एब्रेशन की वजह से भी इस तरह से दिक्कत होता है। अगर हम ज़्यादा ग्रेनुलर ले लेंगे तो वो किसी न किसी एक शेप में होगा और उन दोनों के बीच में क्या होगा, एब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो हमको भी वहाँ से क्या होता है, पतली रहती है, चपटी रहती है, एक दूसरे में अच्छे से चिपकी रहती है, ठीक है ना। देखिए अगला आपका आ रहा है मोमेंट ऑफ कंक्रीट ड्यू टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। कभी कभी क्या होता है, कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कंक्रीट का भी जो होता है हल्का फुल्का मूवमेंट होता है। अब यहाँ पे वो मूवमेंट नहीं है कि पूरा का पूरा कंक्रीट घूम गया, ऐसा नहीं है, बहुत हल्का सा मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रकार की दिक्कतें आती हैं। अब देखिए अब इसमें 1 बाई 1 है, हम 10 चीज़, अभी मैंने जितना पढ़ा है उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, 1 बाई 1 सारी अच्छे से पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ड्यू टू डिजाइन एंड डिटेलिंग, कि आपके बिल्डिंग में डिज़ाइन और डिटेलिंग की कमी की वजह से जो डिफेक्ट होता है वो भी एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में मतलब आप मान लीजिए कि डिज़ाइन और डिटेलिंग से जो भी होता है ये आपका क्या आता है, ये आपका स्ट्रक्चरल में आता है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऐसे केस में क्या होता है, द डिजाइन इज रिक्वायर्ड टू बी रिव्यूड इन डिटेल एंड रेमेडियल मेजर्स वर्क आउट बाय द डिजाइन टीम, ठीक है। अब देखिए अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो इस केस में हम क्या करेंगे,
इसको हम क्या करेंगे, रियूव करेंगे। ठीक है, रिव्यू करने का सेंस क्या है, रिव्यू करने का सेंस ये है, इसको हम रिव्यू करके देखेंगे। रिव्यू करने का सेंस ये है कि जो भी चीज़ हमारा बना है उसको हम फिर से व्यू करेंगे, व्यू करके फिर से देखेंगे। ठीक है ना। रिव्यू में क्या होगा कि हम उन सारी दिक्कतों को देखेंगे जो जो दिक्कतें आई थी डिज़ाइन को करने के टाइम। ठीक है, अगर डिज़ाइन हमारा एक बार में सही नहीं होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, 1 से 2 बार रिव्यू करके देखेंगे। रिव्यू करने के देखने से हमको रिव्यू करके देखेंगे तो रिव्यू करके हमको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी, इसका रिव्यू कैसा है, कैसा है, कैसा नहीं है। ठीक है ना। अब रिव्यू से क्या होता है, सारी चीज़ें हमको एक बार में ही पता चल जाती है कितनी दिक्कतें आ गई हैं। जैसे हमने कोई भी चीज़ देखा, कोई भी चीज़ देखने से पहले वो हमको लेना या कुछ करना है तो हमका क्या कर लें, रिव्यू देख लें। ठीक है ना, रिव्यू देख लें। रिव्यू देखने से हमको क्या हो जाता है, रिव्यू देखने से सारी चीज़ें पता हो जाती हैं। वंस दिस इज डन बाई मेथड ऑफ कैरिंग आउट ऑफ रेमेडियल मेजर्स विल बी सिमिलर टू दोज अराइविंग टू दी। अब देखिए क्या है, जो आपकी बिल्डिंग बन गई है, जो उसमें डिफेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम उनमें उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को खोजेंगे जहाँ से दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर वो हमको दिख जाता है तो हम क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को बाहर निकाल लेंगे। जैसे अगर कहीं पे टूट फूट हुई है, कहीं पे कोई छिद्र है, कहीं से पानी जा रहा है या कहीं पे क्रैक्स है, तो हम चीज़ों को क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो सही हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी ड्यू टू कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट। अब देखिए कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट की वजह से, कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट जो होता है ये भी आपका स्ट्रक्चर डिफिशियंसी के अंदर आता है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, सबसे पहला देखिए इसमें पॉइंट आता है डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन मेथड फॉर द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ बीम या डाई स्ट्रेस ऑफ बीम। अब देखिए आप जो भी कंस्ट्रक्शन का मेथड का यूज करिए वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी आप डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज कर लेते हैं, उससे क्या होता है आपकी बिल्डिंग का कोई बहुत एक बड़ा सेगमेंट, एक बहुत बड़ा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो डाई स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, वो पहले से क्या हो जाता है, वो पहले से ही स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए यही तरीका है कि हमेशा हम क्या करें, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज करें। ठीक है, जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है वो ख़राब होने की वजह से इस तरह हो सकता है। जो हमारा कंक्रीट मिक्स का डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट जिसे कहते हैं, डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट अगर सही से नहीं बना है हमारा, उसमें कोई दिक्कत रह गई है तो दिक्कत हो सकती है। जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट का अगर सिलेक्शन नहीं सही से किया गया है तो भी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा वर्कमैनशिप है, वर्कमैनशिप के में भी प्रॉब्लम हो सकता है। मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर वो सही ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर हम मिक्स को अच्छी तरह से मिला नहीं रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, जो वहाँ पे क्वालिटी चाहिए, जो वहाँ पे क्वालिटी डिटेल चाहिए वो अच्छी ना होने के कारण वो चीज़ हो सकती है। डिफेक्टिव सुपरविजन, जो बंदा उन सारी चीज़ों को सुपरवाइज कर रहा है, जिसके सुपरविजन में वो चीज़ बन रहा है, अगर वहाँ पे वो चीज़ें सही से नहीं हो रही हैं तो भी दिक्कत आ सकती है। देखिए ये तो कुछ पॉइंट्स दिए, 5-6 पॉइंट, हज़ारों ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिनसे आपके बिल्डिंग में ऐसे डिफेक्टिव चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, देखिए जो ओपीसी सीमेंट होता है, जैसे कि आप सारे लोग जानते हो ओपीसी क्या है, सबसे कॉमन सीमेंट है। लेकिन ओपीसी क्या होता है, ओपीसी इन्वायरमेंटल प्रभाव की वजह से बहुत ज़्यादा अटैक में आ जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रकार की दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर हम वहीं पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें या फिर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की बात करें, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट की बात करें, तो इन सब में क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा कम होती है, जिससे ये सब जल्दी इफेक्ट में नहीं आते हैं, जल्दी ये ख़राब नहीं होते हैं। तो ये सब भी एक रीज़न होता है कि जो हमारा ओपीसी होता है ये सस्ता मिलता है चूँकि, और ये हर जगह अवेलेबल हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है इसके साथ वर्कमैनशिप में, तो लोग। नेक्स्ट आता है जो हमारा एग्रीगेट है उस एग्रीगेट की क्वालिटी कैसा है, कहीं वो एल्कली एग्रीगेट नहीं ना है, क्योंकि एल्कली एग्रीगेट होगा तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन चालू हो जाएगा। ठीक है,
रिएक्शन चालू हो जाएगा तो क्रैकिंग आना, डिफेक्ट्स आना और बहुत अलग अलग प्रकार के फेलियर हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि जो हम अपने कंक्रीट मिक्स में पानी को यूज कर रहे हैं वो हमारा पानी कैसा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी पानी हो या वो पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक पानी हो, क्योंकि वो फिर पानी अगर उसमें मिक्स हो गया और उससे हम अगर अपनी बिल्डिंग बनाते हैं तो पूरा चांस रहता है हमारे बिल्डिंग में डिके होने का या फिर डिट्रियोट होने का। और अगर हमारे बिल्डिंग में कोई भी एक पार्ट डिट्रियोट या डिके होता है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग हमारी ख़राब हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है द डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स कैन बी सेटिस्फैक्टरी कैरिड आउट यूजिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ एग्रीगेट। देखिए, आप डिज़ाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट को तभी अच्छा बना सकते हैं, मतलब जो आप मोटार बना रहे हैं उस मोटार को आप तभी बेस्ट बना सकते हैं जब आपके पास एक बहुत वाइड के वैरायटी ऑफ एग्रीगेट हो। आपके पास एग्रीगेट की जो मात्रा है वो हर अलग अलग साइज़ में अवेलेबल हो और अच्छी क्वालिटी का एग्रीगेट आपके पास मौजूद हो। अगर ये दो पॉइंट्स हैं, आपके पास अच्छी क्वालिटी का एग्रीगेट आपके पास मौजूद है और एक वाइड रेंज में मौजूद है एग्रीगेट, तो जो आपका डिज़ाइन मिक्स बनेगा वो डिज़ाइन मिक्स आपका बहुत अच्छा बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ए रीजनेबल कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट शुड बी इंश्योर्ड। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर एग्रीगेट बहुत अच्छा है तो उसको यूज करके बहुत अच्छा बना लेंगे। एग्रीगेट अगर आपके पास बहुत अच्छा है तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट की ग्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब किस ग्रेड के लिए कौन सा एग्रीगेट हम प्रयोग करेंगे। ऐसा ना हो कि हम M20 यूज कर रहे हो और उसमें हम 20 मिलीमीटर का एग्रीगेट यूज कर लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। रह जाएगा। तो हमको इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कौन सा एग्रीगेट हम कहाँ यूज करेंगे और उसका ग्रेडिंग कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेडिंग का मतलब क्या है, ये 4 मिलीमीटर से नीचे हैं, ये 5 मिलीमीटर से ऊपर है, ये 8 मिली, मतलब उसमें हमको फिक्स कर लेना है कि कौन सा कोर्स एग्रीगेट है, कौन सा फाइन एग्रीगेट है और किसको कहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर इन द कॉन्क्रीट मिक्स इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वीकनेस। अगर हम अपने कंक्रीट के मिक्स में पानी की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पानी ज़्यादा करने की वजह से जो हमारा सीमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। और एक चीज़ आपने और सुना होगा, सीमेंट में क्या होता है, सीमेंट जो होता है वो हमारा सेग्रीगेट होने लगता है, सॉरी ब्लीडिंग आने लगती है। जो हमारा मोटार होता है, मिक्स होता है, मिक्स डिजाइन, उनमें अगर हम पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है उसमें से पानी बहने लगता है, उसमें पानी उससे आने लगता है। ठीक है ना, और जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे स्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, कई बार स्ट्रक्चर कोलैप्स होने के भी पूरे चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है द एक्यूरेसी ऑफ वेइंग एंड वेरियस कंपोनेंट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द वे बैचिंग सिस्टम। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बिल्डिंग में हमको हर एक चीज़ प्रॉपर चाहिए होता है। ऐसे अगर हमने 4 किलो सीमेंट मिलाया तो उसी मात्रा में 12 किलो एग्रीगेट होना चाहिए, उसी मात्रा में 25 से 30% पानी होना चाहिए और उसी मात्रा में क्या होना चाहिए, हमारा 8 किलो फाइन एग्रीगेट होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ का जो रेशियो है उसको प्रॉपर वेट करना, प्रॉपर यूज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, एक मशीन में छोटे से एरर की वजह से भी हमको काफ़ी सारी चीज़ों का समस्या का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अगला पॉइंट में ही बता दिया था सेग्रीगेशन के बारे में, इसमें 2 पॉइंट्स बाद में दिया है। अगर आप काम खराब कर रहे हैं, वहाँ पे पानी को ज़्यादा डाल रहे हैं या पानी की मात्रा काफ़ी कम कर रहे हैं, पानी की मात्रा अगर आपने बहुत ज़्यादा डाल दी तो एक्चुअली मैं लग रहा हूँ मैं थोड़ा सा भूल गया था लेक्चर कहाँ से ले रहा था। चलिए कोई बात नहीं, आ जाते हैं बीच में, पता नहीं कैसे पॉज हो गया। चलिए आ जाते हैं, फिर से हम पढ़ा देते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या था, री इंटेरिंग कॉर्नर्स था। तो जो आपके कॉर्नर्स होते हैं, मैं मोनोलिथिक कास्टिंग के बता रहा था, तो मोनोलिथिक कास्टिंग जब की जाती है तो 2 या 2 से ज़्यादा जो जॉइंट्स होते हैं एक जगह आके जुड़ते हैं, उन जॉइंट्स का प्रयोग करके हमको क्या करना चाहिए, एक ही जगह तीरों को ज्वाइंट कर देना चाहिए। वो आपका क्या होता है, मोनोलिथिक कास्टिंग होता है। ठीक है, दूसरे जो सेक्शन होते हैं, सेक्शन में जो चेंजेस होते हैं, जैसे मैंने आपको फिगर ड्रा करके दिखाया, तो सेक्शन में वो जो चेंजेस हैं वो चेंजेस अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक ही प्रकार के चेंजेस होने चाहिए। और ऐसा ना हो कि एक बड़े डाया से एक छोटे डाया के कॉलम में हम शिफ्ट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हल्का फुल्का चेंजेस चल सकता है। जॉइंट में जो डिटेलिंग होती है वो जॉइंट्स की डिटेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर एक बिल्डिंग में जहाँ जहाँ पे भी जॉइंट्स हैं उनको वहाँ पे अच्छे से डिटेल करना चाहिए हम लोग को, या तो वो बार्स का डिटेलिंग हो या तो वो कंक्रीट की डिटेलिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिफेक्शन लिमिट्स। जो भी हमारे बिल्डिंग में लिमिट्स यूज किए जाते हैं, पहले हम उसको थ्योरेटिकली रूप से अच्छे से देख लें कि किस लिमिट पे क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, उसके बाद ही हम उसको प्रैक्टिकली देखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉली डिटेल एंड ड्रिफ्ट एंड स्कपर। क्या कहा जाता है, किसी भी चीज़ का जो डिटेलिंग है वो अच्छे से किया जाए, प्रॉपर रूप से उसकी डिटेलिंग की जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्रॉपर ड्रेनेज। किसी भी बिल्डिंग के लिए जो ड्रेनेज होता है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। अगर आपके बिल्डिंग में प्रॉपर ड्रेनेज नहीं रहेगा तो आपका जो बिल्डिंग है वो किसी काम का नहीं है। इस वजह से बिल्डिंग में प्रॉपर ड्रेनेज जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सिस्टम अच्छे से अच्छा रखते हैं। आप बहुत सारे जगहों पे देखते हैं कि बरसात इतनी ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी घरों में पानी नहीं लगता है, क्योंकि उस घर का वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना बेस्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है पुअर डिटेलिंग ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट। आपके बिल्डिंग में कुछ कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे चीज़ों का एक्सपेंशन होने की भी संभावना रहती है और कॉन्ट्रैक्शन होने की भी संभावना रहती है। तो अगर आपकी बिल्डिंग में कोई ऐसी जगह है तो हम वहाँ पे क्या करें, डिज़ाइन जो हम वहाँ पे करें वो अच्छे तरीके से करें, वहाँ की डिटेलिंग अच्छे तरीके से करें, और जो एक्सपेंशन जॉइंट्स की डिटेलिंग है उसको भी हम अच्छे तरीके से करें, ये हमको ध्यान में रखें। अब बात आता है कि टाइप्स ऑफ कंक्रीट डिफेक्ट। कंक्रीट डिफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो वेरियस टाइप ऑफ डिफेक्ट विच कैन बी ऑब्जर्व इन हार्डेंड कंक्रीट सरफेस एंड देयर प्रिवेंशन मेथड आर एक्सप्लेन बिलो। अब देखिए, अब आपके डिफेक्ट्स जो हैं वो कुछ टाइप्स के हैं। ये पहला डिफेक्ट क्या है, पहला डिफेक्ट जो है बहुत कॉमन ही है, आप लोग ने इसको सुना है और आप लोग ने शायद इसके बारे में पूरा का पूरा एक चैप्टर भी पढ़ रखा है कि क्रैक्स क्या होता है। क्रैक्स के बारे में हमने आपको पूरा का पूरा एक पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया है, तो क्रैक्स के बारे में मुझे कुछ भी ज़्यादा बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रैक्स के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ पढ़ रखा है। फिर भी हम कुछ चीज़ें बता देते हैं। देखिए, क्रैक्स फॉर्म क्यों होता है। कंक्रीट में क्रैक्स फॉर्म होने का सबसे पहला रीज़न क्या है, इम्प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन, ठीक है। जो आपका मिक्स डिज़ाइन है, मिक्स डिज़ाइन कहने का सेंस क्या है, तो जो आपकी कंक्रीटिंग है, कंक्रीटिंग की जो मिक्सिंग है वो अगर सही तरीके से नहीं हो रही है, वो इम्प्रॉपर वे में है, तो वो क्या है, वो भी आपके डिज़ाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वही आपका इम्प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन हो जाता है। दूसरा क्या है, इनसफिशिएंट क्यूरिंग। क्यूरिंग जैसे कि आप जानते हैं से आपकी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हीट बाहर आती है, जिसके लिए हमको क्यूरिंग की आवश्यकता होती है। तो क्यूरिंग करने से क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि अगर हमारा डिज़ाइन मिक्स डिज़ाइन सही नहीं होगा तो भी हमारा बिल्डिंग क्या हो सकता है, उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। दूसरा क्या है, इनसफिशिएंट क्यूरिंग सही तरीके से ना किया गया हो। ओमिशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट, जो एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन जॉइंट है उसका ओमिशन नहीं सही से किया गया हो, उसको सही से बनाया नहीं हो गया, उस वजह से। हाई स्लम्प कंक्रीट मिक्स, अगर कोई कंक्रीट मिक्स है जिसमें स्लम्प की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, तो कहने का सेंस क्या है, आपके कंक्रीट में पानी की मात्रा ज़्यादा है, उस वजह से भी दिक्कत आ जाता है। देखिए, कंक्रीट में क्रैकिंग को रोकने के लिए हमेशा हमको लो वाटर सीमेंट रेशियो यूज करना चाहिए, ठीक है ना। यूज लो वाटर, हमको पानी को कम से कम यूज करना चाहिए। कम से कम मतलब इतना भी कम ना कर दे कि हमारा वो सेग्रीगेशन हो जाए। प्रॉपर मतलब हमको पानी का प्रयोग करना चाहिए अप्रोप्रिएट में, ठीक है ना। सीमेंट का जो रेशियो है उसको क्या करना चाहिए, मैक्सिमाइज करना चाहिए, और कंक्रीट एग्रीगेट जो है उसको भी आपका क्या करना चाहिए, मैक्सिमाइज करना चाहिए, ठीक है। एडमिक्सचर का प्रयोग जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का एडमिक्सचर का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए इसमें, अगर इस तरह की कोई केस है तो। अब देखिए, आपको अपने बिल्डिंग के सरफेस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, रैपिड इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। सरफेस को क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए कि उसमें जो अवेलेबल मॉइस्चर है वो इवापोरेट ना हो जाए। अगर आपके बिल्डिंग में जो मॉइस्चर है वो बहुत तेज़ी से निकलने लगेगा तो भी आपकी बिल्डिंग क्या होगी, ड्राई हो जाएगी। बिल्डिंग ड्राई होगी
है। ये लोड मस्ट बी अप्लाइड ऑन सरफेस ओनली आफ्टर गेनिंग इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ। कहने का सेंस क्या है कि आपने आज बिल्डिंग बनाया तो ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता बाद अपने 10 लोग का बिल्डिंग बनाया तो 10 लोग आके रहने लगो। जब तक आपका जो सरफेस है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ को गेन नहीं कर लेता है तब तक हम उसमें नहीं जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका नतीजा क्या हुआ है, ठीक है ना। इसका नतीजा क्या हुआ है, क्रैकिंग किस तरह से हुई है। अगला पॉइंट हमारा आता है क्रेजिंग क्या होता है, ठीक है। क्रेजिंग क्या होता है, क्रेजिंग जो होता है ये भी आपका क्रैकिंग ही है, लेकिन जब क्रैकिंग क्या हो जाता है एक मैप के फॉर्म में हो जाता है। बहुत सारी क्रैकिंग हो जाती है। जब क्रैकिंग क्या हो जाता है एक मैप के फॉर्म में हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा दें हम आपको, ये आप देख सकते हैं ये क्रैकिंग जो है ये क्या हुआ, क्रैकिंग जो है ये बहुत सारे मैप के फॉर्म में हो गया है, ठीक है। मैप के फॉर्म में क्रैकिंग हो गया है। जब इस तरीके से कुछ क्रैकिंग हो जाए मैप के फॉर्म में ये आ जाए तो ये आपका क्या कहलाता है, मैप क्रैकिंग कहलाता है। इसी मैप क्रैकिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रेजिंग बोलते हैं। अनइवन जो आपका होता है, अनइवन जो आपका क्या होता है, क्रैक्स होता है। अनइवन क्रैक्स या फिर जो रैंडम क्रैक्स होता है वही आपका क्या कहलाता है, क्रेजिंग कहलाता है। अब ये होता क्यों है, ये आपका जब सरफेस होता है टॉप सरफेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में आ जाता है और उसमें जो वाटर कंटेंट है या जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो इस प्रकार की दिक्कत होती है। अगर आपके ऊपर वाले सरफेस पे मॉइस्चर है और वो अगर हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में भी आ जाता है तो उसको दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपके ऊपर वाले सरफेस पे मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, मॉइस्चर नहीं है तो इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। देखिए पैटर्न क्रैकिंग, आपके बिल्डिंग में जो क्रैकिंग्स होती है वो कई टाइप्स हो सकते हैं कि रैंडम हो गया, मैप क्रैकिंग हो गया, एक पैटर्न क्रैकिंग होता है। पैटर्न मतलब वो किसी एक पैटर्न में टूटेगा, रेक्टेंगल में टूटेगा या स्ट्रेट लाइन में टूटेगा, उस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपका जो पैटर्न क्रैकिंग है इसको भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर क्यूरिंग करते हैं, अच्छे से क्यूरिंग करते हैं तो आपके बिल्डिंग में क्रैक्स की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। अब इस तरह की चीज़ें अगर हो जा रही हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रक्चर में डैम्पिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका सबग्रेड है, ठीक है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वाटर को किसी तरह से ऑब्जर्व करवा सकते हैं। इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं। आप एक ये फिगर देख रहे हैं ऊपर के सरफेस का है, ऊपर के सरफेस का वॉल के ऊपर का नहीं है, ये फर्श का सरफेस है। ये इम्प्रॉपर क्यूरिंग की वजह से देखिए इसमें कितनी सारे क्रैक्स आके डेवलप हो गई हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लिस्टरिंग क्या होता है, ठीक है। ब्लिस्टरिंग करने का सेंस क्या है, अक्सर आप लोग देखते होंगे आपके घर के वॉल्स के सरफेस पे क्या होता है कि छोटे छोटे गड्ढे टाइप के बम्प्स बन जाते हैं और वो जो बम्प्स होते हैं वो अलग अलग साइज के आपके सरफेस पे बन जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है वो एयर इंट्रैप्ट करने के कारण होता है। जब हम वॉल बना रहे होते हैं या फिर कोई सरफेस बना रहे होते हैं तो उसकी सरफेसिंग अच्छे से नहीं होती है या उसकी कंपैक्शन अच्छे से नहीं होती है। इस कारण क्या होता है, छोटे छोटे गड्ढे या छोटे छोटे बम्प्स बना देते हैं। ये आपका प्रोसेस क्या कहलाता है, ये आपका प्रोसेस ब्लिस्टरिंग कहलाता है, ठीक है। इस प्रोसेस से क्या होते हैं, वो छोटे छोटे बम्प्स पूरे सरफेस पे बन जाते हैं, ठीक है, जिससे आपका सरफेस अनइवन हो जाता है। देखिए इसके दो रीजन हो सकते हैं, ठीक है। पहला रीजन इस होने का क्या है, एक्सेसिव वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट मिक्स को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन देने के कारण भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा रीजन होता है कि इंट्रैप्ट एयर। अगर आपकी कंक्रीटिंग करते समय बहुत सारा इंट्रैप्ट एयर है जो उसमें छुप जाता है एयर, इसके कारण भी ये होता है। और तीसरा आता है इम्प्रॉपर फिनिशिंग ना सही होने की वजह से भी इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एक्सेसिव इवापोरेशन ऑफ वाटर ऑन टॉप सरफेस ऑफ कंक्रीट विल आल्सो कॉज ब्लिस्टरिंग। देखिए
जो आपके कंक्रीट का टॉप सरफेस है उसमें अगर उसमें से वाटर का इवापोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी ये ब्लिस्टरिंग हो जाता है। ठीक है, आपका जो ऊपर वाला सरफेस है अगर उससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा जो उसमें मॉइस्चर है, काफ़ी ज़्यादा जो वाटर है वो निकल जाता है, तो फिर आपका क्या होता है, इस प्रकार की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो कंक्रीट जो मिक्स है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो प्रॉपर होने चाहिए। उसकी फिनिशिंग जो है उसके टॉप सरफेस की फिनिशिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और उस पर अगर पानी की कमी हमको लगे तो हल्का सा पानी उस पर छिड़क के तब हम उसकी क्या करें, सरफेसिंग करें, तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। आप देख सकते हैं ब्लिस्टरिंग में क्या हुआ, ऊपर का सरफेस निकल गया और कितने सारे ये बम्प्स बन गए हैं और इसमें कुछ पार्ट होल्स बन गए हैं। देखिए इस फिगर को अगर आप अच्छे से देखने की कोशिश करें कि इसमें बहुत सारे पार्ट होल टाइप के बन चुके हैं। ठीक है, भी क्या होता है, ये भी आपका ब्लिस्टरिंग की तरह ही सेम होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, जो टॉप सरफेस ऑफ कंक्रीट होता है, कंक्रीट का जो टॉप सरफेस होता है वो अलग हो जाता है नीचे वाले सरफेस से। ठीक है, ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले सरफेस से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेलामिनेशन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हार्डनिंग ऑफ टॉप सरफेस ऑफ कंक्रीट बिफोर हार्डनिंग ऑफ अंडरलेइंग कंक्रीट विल लीड डेलिमिनेशन। इसमें क्या होता है, जो आपका टॉप सरफेस जब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है कंक्रीट का, तो जो नीचे वाला सरफेस होता है उससे ये अलग होने का प्रोसेस जो होता है ये चालू हो जाता है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एयर एंड एयर ब्लीडिंग फ्रॉम अंडरलेइंग कंक्रीट स्टक बिटवीन टू सर्फेसेज, हेंस स्पेस विल बी फॉर्म। कहने का सेंस क्या है, ये जो बीच में स्पेस फॉर्म होता है ये क्या होता है, ये ब्लीडिंग के कारण होता है। ठीक है, एयर और वाटर जो ब्लीडिंग होता है, अगर हम अपने कंक्रीट में पानी की मात्रा ज़्यादा मिला देते हैं तो ऊपर कंक्रीट होगा और जो उसका पानी होगा वो नीचे की सरफेस में आके बैठ जाएगा। ठीक है, वो दोनों सरफेस के बीच में क्या हो जाता है, एयर और वाटर उसमें क्या हो जाता है, आपका स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में जब ये चीज़ सूखता है तो पानी हमारा क्या होता है, पानी हमारा सरफेस के नीचे ही उसमें एयर के साथ मिला रहता है और अंदर क्या, दोनों सरफेस के बीच में क्या होता है, काफ़ी सारे बुलबुले हवा के रहते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। इसको हम और भी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, फिनिशिंग टेक्निक्स। अगर हम अपने सरफेस के फिनिशिंग अच्छे से देते हैं तो भी हम इसको काफ़ी अच्छे ढंग से टैकल कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू स्टार्ट द फिनिशिंग आफ्टर ब्लीडिंग हैड बीन रन। देखिए ब्लीडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद, जब ब्लीडिंग का प्रोसेस अगर हो गया है कंप्लीट इस तरह की चीज़ें, तब जाके हम इसको कंप्लीट करते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार की चीज़ें अक्सर हम अपने छतों पे, जैसा आप जानते हैं क्या, डस्टिंग आल्सो कॉल्ड द चाकिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फाइन एंड लूज पाउडर कंक्रीट ऑन द हार्डन कंक्रीट बाय डिसइंटीग्रेशन। देखिए जो आपकी कंक्रीट की सरफेस है वो क्या हो जाती है, उसमें से पतले 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 पाउडर के फॉर्म निकलने लगते हैं, और ये पाउडर के फॉर्म तब निकलते हैं जब आपका कंक्रीट जो होता है वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है। डिसइंटीग्रेट करने का सेंस क्या है, अगर आपका कंक्रीट किसी तरीके से टूटने लगा है, डिसइंटीग्रेट होने लगा है, तो उसमें से क्या होंगे, छोटे छोटे पाउडर्स के फॉर्म निकल जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, ये प्रोसेस आपका डस्टिंग कहलाता है। इस प्रोसेस को आपने बहुत सारे जगहों पे देखा होगा। अगर हम अपने पक्कों पे क्या करते हैं, पोछा लगाते हैं या झाड़ू लगाते हैं, तो हमको ऐसा महसूस होता है कि इस पर हल्की 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 सिल्ट जो है वो बाहर से निकल रही है, तो ये उसी के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस हैपन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन कंक्रीट। अगर कंक्रीट में पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, मतलब कंक्रीट जो है हमारा वो ब्लीडिंग होने लगेगा, तो इस चीज़ में भी इस तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसका जो सबसे मेन रीज़न होता है वो ब्लीडिंग ही होता है। ठीक है, ब्लीडिंग में क्या होता है, जो भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के ऊपर क्या हो जाते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, जिनके कारण क्या होता है, वो एडिशन उतनी अच्छी से नहीं बना पाते हैं सरफेस से और बाद में वो निकल जाते हैं। इस चीज़ से आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए, स्लंप जो है कंक्रीट का वो लो से लो रखना चाहिए और इसका फिनिशिंग अच्छे से देना चाहिए। ठीक है, इसमें एडमिक्सचर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, वाटर एडमिक्सचर का प्रयोग इसमें कम से कम करना चाहिए, और इसमें फिनिशिंग जो है वो फिनिशिंग अगर हम अच्छे से देते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो रिमूव हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि कर्लिंग क्या होता है। तो कर्लिंग क्या होता है, वन
कॉल्ड कर्लिंग। देखिए कर्लिंग में क्या होता है, अब मैं आपको कर्लिंग का एक फिगर बना के समझा देता हूँ। जैसे कंक्रीट का कभी कभी सरफेस क्या होता है, इस तरह का हो जाता है, कहीं पे अप हो जाता है और कहीं पे डाउन हो जाता है। तो ये जो हमारा होल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कर्लिंग कहते हैं। कहीं पे हमारे सरफेस का अप हो जाना, कहीं पे हमारे सरफेस का क्या हो जाना, डाउन हो जाना। ये जो अप एंड डाउन का प्रोसेस है, यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कर्लिंग कहलाता है। ठीक है, कर्लिंग होता क्यों है, ये मेनली मॉइस्चर में डिफरेंस के कारण होता है, मॉइस्चर डिफरेंस के कारण और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। ठीक है, जो हमारा स्लैब का सरफेस है और जो हमारा स्लैब का बेस है, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंट, टेम्परेचर भी डिफरेंट और प्रेशर डिफरेंट। प्रेशर का सेंस क्या है, मॉइस्चर का डिफरेंस। ठीक है, मॉइस्चर आपका अलग अलग होगा तो अलग अलग वहाँ प्रेशर भी बनेगा। तो प्रेशर डिफरेंस, मॉइस्चर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस, ये 3 रीजन है जिनके कारण होता है। अब जो कर्लिंग ऑफ कंक्रीट स्लैब है, ये आपका अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड करने का सेंस क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड करने का सेंस ये है कि आपका जो सरफेस है वो इस तरह अपवर्ड भी हो सकता है, एक सेकंड, हाँ, आपका सरफेस जो है वो इस तरह अपवर्ड भी हो सकता है और इस तरह डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये आपका अपवर्ड हो गया, ये प्रोसेस आपका डाउनवर्ड हो गया, ये प्रोसेस आपका क्या होगा, ये अपवर्ड हो गया और ये आपका डाउनवर्ड हो गया। तो इसमें दोनों तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा, व्हेन द टॉप सरफेस इज ड्राइड एंड कूल्ड बिफोर बॉटम सरफेस। अब देखिए आपका सरफेस ऊपर वाला क्या होता है, जब काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, काफ़ी ड्राई हो जाता है तो वो सूख जाता है, और उसके बाद जो जब ठंडा होता है तो वो क्या कर देता है, उस पर श्रिंकेज आ जाता है। श्रिंकेज आने की वजह से वो सरफेस जो है वो टेढ़ा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट और बता रहा, व्हेन बॉटम सरफेस, अब देखिए सेम यही चीज़ है बॉटम सरफेस के साथ। अगर आपका बॉटम सरफेस भी क्या होगा, काफ़ी ये ऊपर और नीचे दोनों सरफेस के लिए सेम प्रोसीजर है और सेम तरीके से दोनों में होता है। और इस तरह की चीज़ें आपने अक्सर अपने बिल्डिंग में भी देखी होंगी और बहुत सारे जगहों पे ये चीज़ देखने के लिए मिलता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब कर्लिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, जो श्रिंकेज है कंक्रीट का उसको कम से कम रखना चाहिए। जो वाटर हम उसमें हम ब्लीडिंग कर रहे हैं, ब्लीडिंग हो जा रहा जो, उसको कम से कम रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उसकी जो फिनिशिंग है वो फिनिशिंग अच्छे से देनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है एफ्लोरोसेंस। एफ्लोरोसेंस आप जानते ही क्या है, एफ्लोरोसेंस होते हैं जो वाइट कलर के साल्ट्स होते हैं जो आपके सरफेस पे मौजूद हो जाते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, एफ्लोरोसेंस। ये होता क्यों है, ये आपके सरफेस पे सॉल्ट्स जमा हो जाते हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के सॉल्ट्स जमा हो जाते हैं। ठीक है, जिनके कारण ये क्या हो जाते हैं, ये एफ्लोरोसेंस हो जाते हैं, एफ्लोरोसेंस कहलाते हैं। अब ये बात आती है होते क्यों है, तो आप जानते हैं कि पेंट्स हो गया और कंक्रीट हो गया और आपका जो सीमेंट है, इन सब में कहीं ना कहीं मिनरल्स की मात्रा रहती है, और मिनरल्स जो होते हैं उनमें साल्ट की मात्रा रहती है। तो इस साल्ट की वजह से मॉइस्चर के कारण एक बाहरी सरफेस पे आके जमा कर जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है, जब कंक्रीट का सरफेस बहुत ज़्यादा मजबूत होता है तो कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण ये साल्ट उनसे मिक्स होके ऊपर वाली सरफेस पे आके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, हम क्लीन वाटर का यूज़ करके सरफेस को अच्छी तरह धो दें। ठीक है, या फिर बहुत सारे डिसइंफेक्शन आते हैं, डिसइंफेक्टिव आते हैं जिनसे यूज कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पे साल्ट्स लग गए हैं, फ्लोरोसेंस हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि स्केलिंग और स्पॉलिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपका कभी कभी सरफेस क्या होता है, वो ड्रिफ्ट और कंक्रीट क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इस केस में क्या होता है, द मेन काजेज ऑफ दिस टाइप ऑफ केस इज पेनिट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू कंक्रीट सरफेस। कंक्रीट सरफेस के अगर बहुत नीचे तक पानी इकट्ठा है, काफ़ी नीचे तक पानी का कुछ ना कुछ मात्रा या कुछ ना कुछ मॉइस्चर आपका अवेलेबल है, तो आपका जो बार्स होता है, ठीक है ना, आपका जो स्टील होता है वो करोड हो जाता है। और यही जो प्रोसेस होता है इसको स्पॉलिंग या फिर स्केलिंग बोलते हैं। इसके कुछ और भी काजेज हैं कि कभी कभी क्या होता है, हमारे कंक्रीट सरफेस में एयर आ जाता है। एयर आने की वजह से एयर वहाँ पे क्या हो जाता है, इंट्रैप्ट हो जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कंक्रीट के बीच में हमारे जो बार्स होते हैं वो इंट्रैप्ट होते हैं। तो इस कारण क्या होता है, जो हमारे इंट्रैप्ट एयर होते हैं उन बार्स को कहीं ना कहीं ख़राब कर देते हैं ड्यू टू मॉइस्चर,
क्योंकि मॉइस्चर एयर में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर हम अपने मिक्स डिजाइन को अच्छी तरीके से बनाते हैं और उसका कंपैक्शन करके उसमें एयर निकाल देते हैं तो इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्रॉपर फिनिशिंग और प्रॉपर क्योरिंग की वजह से भी हम इस सरफेस को काफ़ी कम कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं ब्लिस्टरिंग में ये आपका स्पालिंग एंड स्केलिंग में क्या हुआ, पूरा का पूरा सरफेस करोड होके निकल गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसका थोड़ा सा और पार्ट्स बचा हुआ है, वो हम आपको किसी और दिन पढ़ा देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।